ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक की समरी का थर्ड पार्ट। आज हम बात करेंगे इस पार्ट में कन्फ्रंट योर डार्क साइड के बारे में। द लॉ ऑफ रिप्रेशन, दमन का नियम। लोग रेयरली वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं, पर उनके अंदर एक डार्क साइड भी होती है जिसे वो बड़ी मुश्किल से छिपाते हैं, जिसमें उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, एग्रेसिवनेस और तमाम तरह की बुरी चीजें होती हैं जिन्हें वे दबाते हैं और केयरफुली पब्लिक से छिपाते हैं। आपको अपना डार्क साइड भी पता होना चाहिए, इससे आप अपने अंदर छुपी क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है। अपने पर्सोना में अपने डार्क साइड को शामिल करके आप ज़्यादा कंप्लीट ह्यूमन बनेंगे और इसकी वजह से लोग ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए बात करते हैं डार्क साइड के बारे में। मैं आपको अब एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को डार्क साइड प्रभावित करती है। 5 नवंबर 1968 को रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ी वापसी की। अपने डेमोक्रेटिक ओपोनेंट ह्यूबर्ट हम्फ्रे को मामूली डिफरेंस से हराकर यूएसए के 37वें प्रेसिडेंट बने। पर ये उनकी जीत बहुत बाद में आई। 8 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जॉन एफ कैनेडी से बुरी तरह हार गए थे। चुनाव बेहद करीबी था, लेकिन क्लियरली शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्लानिंग्स ने उनको हरा दिया। 2 साल के बाद वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने की दौड़ में भी बुरी तरह से हार गए। यहाँ तक कि निक्सन इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया कि ये उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन पर यह भी आरोप लगा कि वो खुद में गिल्टी फील कर रहे हैं। एबीसी न्यूज़ ने रिचर्ड निक्सन का पॉलिटिकल ऑबिट्यूअरी, मतलब कि उनका पॉलिटिकल मृत्युलेख नाम का एक हाफ एन आवर का एक स्पेशल कार्यक्रम भी चलाया। उनके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जा रहे थे कि कोई चमत्कार ही होगा अगर रिचर्ड निक्सन जीतते हैं तो। हर हिसाब से उनका पॉलिटिकल करियर 1962 में एंड हो जाना चाहिए था, पर उनकी लाइफ बहुत सारे क्राइसिस से और अनसक्सेस से भरी हुई थी और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। जब वो यंग थे तो उनका ड्रीम था कि वो आईवी लीग स्कूल में एडमिशन लें, जहां एडमिशन लेकर वो अमेरिकी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते थे। यंग रिचर्ड इनक्रेडिबली एम्बिशियस थे। उनकी फैमिली बहुत गरीब थी और उस तरह की एजुकेशन का खर्चा सहने में भी वो लोग उतना एबल नहीं थे। उन्होंने खुद को एक बेस्ट स्टूडेंट में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को उन्होंने पार किया और ड्यूक यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में स्कॉलरशिप लेने में कामयाब रहे। स्कॉलरशिप को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी क्लास में सबसे टॉप पर बने रहना था। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अमेरिकी सीनेट में कई सालों तक रहने के बाद 1952 में ड्वाइट डी आइजनहावर ने उन्हें रिपब्लिकन टिकट पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपने चल रहे साथी के रूप में चुना था, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी चॉइस पर पछतावा हुआ। निक्सन ने रिपब्लिकन पार्टी से एक स्टैश मनी रखा था जिसका यूज उन्होंने अपने कामों को पूरा करने के लिए किया। इन रियलिटी वो बिल्कुल इनोसेंट था, लेकिन आइजनहावर को उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ और यही उससे छुटकारा पाने का बहाना था। इस तरह से उसको लूज छोड़ने पर निक्सन का पॉलिटिकल करियर लगभग खराब होने की कगार पर आ गया था। पर एक बार फिर से वो चुनौती पर खरे उतरे, लाइव टेलीविजन पर प्रेजेंट हुए और अपने आरोपों को खारिज किया। उनका स्पीच इतना इफेक्टिव था कि लोगों ने आइजनहावर से उन्हें टिकट पर बनाए रखने की मांग की। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 8 ईयर्स तक सेवा की और इसलिए 1960 और 1962 की करारी हार फिर से खुद को मजबूत करने और अपने करियर को फिर से जिंदा करने का एक साधन रही। कुछ सालों तक वो शांत रहे और 1968 में चुनाव में फिर से उतरे। अब वो एक नए निक्सन थे, थोड़े से शांत और थोड़े से मिलनसार। एक ऐसा आदमी जिसे बॉलिंग और थोड़ा सा बकवास मजाक भी पसंद था। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही वो पावर के टॉप पर पहुंच गए, लेकिन उनके मन में अभी भी एक चैलेंज था जिसे पार करना था। शायद वो सबसे बड़ा चैलेंज था उनके लिए। निक्सन के लिबरल एनिमी उन्हें एक पॉलिटिकल एनिमल के रूप में देखते थे जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह की चालबाजी का सहारा लेता था। ईस्ट कोस्ट के इलीट लोगों के लिए जो उससे नफरत करते थे, वह कैलिफोर्निया के व्हिटियर का निवासी था। उसकी एम्बिशंस एकदम क्लियर थी। निक्सन ने उन सभी को गलत साबित करने का सोचा। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा लोग उसके बारे में सोच रहे थे। इंटरनली वो बेहद
आइडियलिस्ट था, वो कोई क्रूर पॉलिटिशियन नहीं था। उनकी माँ ने उन्हें हमेशा सिखाया कि वो सबके साथ में इक्वल बिहेवियर करें। वो हिस्ट्री के सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट में से एक के रूप में अपनी विरासत को तैयार करना चाहते थे, सिर्फ अपनी माँ के लिए। उनकी माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। वो अपने विरोधियों को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने उन्हें कितनी गहराई से गलत समझा था। उनके पॉलिटिकल सिंबल फ्रांसीसी प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गाल जैसे लोग थे, जिनसे वे मिले थे और उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी। डी गाल ने एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाई थी जिसमें राइट और देश प्रेम झलकता था। निक्सन भी ऐसा ही करना चाहते थे। अपनी नोटबुक में उन्होंने खुद को आरएन के रूप में लिखना शुरू कर दिया। आरएन बोलने में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड, काइंड, पर थोड़ा मैस्कुलिन होगा। जिस अमेरिका की उन्हें लीडरशिप करनी थी, वो देश एंटी वॉर प्रोटेस्ट, शहरों में दंगों और बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटीज से परेशान था। निक्सन ने सोचा कि वो वॉर एंड करेगा और वर्ल्ड पीस की डायरेक्शन में काम करेगा। जिन लोगों ने रिचर्ड निक्सन के साथ मिलकर काम किया, उनके लिए वो एक पहेली था। उनके मेन स्पीच के लेखक रे प्राइस के अकॉर्डिंग निक्सन दो तरह के आदमी थे, वन लाइट टाइप इंसान और दूसरे डार्क टाइप। तो जो लाइट निक्सन थे वो इनक्रेडिबली थोड़े से थॉटफुल, इनक्रेडिबल दिखने वाले और देखभाल करने वाले, थोड़े इमोशनल, थोड़े काइंड और बहुत अच्छे इंसान थे। जो डार्क साइड वाले निक्सन थे वो एग्रेसिव, रिवेंजफुल और थोड़े सेल्फिश इंसान थे। पर जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से निक्सन को समझा वो थे हेनरी किसिंजर। किसिंजर ने बताया कि निक्सन और उनके डिवाइडेड पर्सनैलिटीज की किसी तरह उनके बचपन में छिपी होनी चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? किसिंजर ने एक बार कहा था, अगर कोई उससे प्यार करता तो यह आदमी कैसा होता। एक बच्चे के रूप में निक्सन एबनॉर्मली एक ज़रूरतमंद लगते थे। जब वो बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते थे, बहुत शैतानी करते थे, और अगर उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती थी तो वो चालाकी भी करते थे। उनके पेरेंट्स को अपने बच्चे का यह पहलू पसंद नहीं आया। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि साउथ कैलिफोर्निया में जब उनके बच्चे बड़े हों तो थोड़े से शांत हों, सेल्फ डिपेंडेंट हों और सभी का ख्याल रखें। निक्सन के फादर थोड़े न्यूट्रल थे और उनकी मदर बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली थी, लेकिन अक्सर उदास और बहुत मूडी रहती थी। उन्हें अपने हस्बैंड और रिचर्ड के दो बीमार भाइयों की बिजनेस फेलियर से निपटना पड़ा, जिनकी कम एज में ही डेथ हो गई थी। अक्सर वो रिचर्ड को अकेला छोड़ देती थी जब वो उसके भाइयों की देखभाल करने जाती थी, जिससे रिचर्ड को कई बार लगा कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और इन्हीं हार्श सिचुएशन में उसके पेरेंट्स का जो बिहेवियर था उसकी वजह से निक्सन की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ। अपनी वीकनेसेस को दूर करने और छिपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने एक ऐसा पर्सोना बनाया जिससे वो अपनी फैमिली और जनता के साथ अच्छे से डील कर सके। इस पर्सनैलिटी के लिए उन्होंने अपनी पावर्स पर जोर दिया और नई पावर्स को डेवलप भी किया। किसिंजर कहते हैं कि कमजोर समझे जाने से ज्यादा उस आदमी को किसी चीज का डर नहीं था, पर उसके भीतर का कमजोर बच्चा चमत्कारी रूप से गायब नहीं होता था। और इसी वजह से निक्सन की डार्क साइड बाहर आती थी, जिसमें उसकी इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, सडन आउटबर्स्ट एंड टेंट्रम्स, ये सारी चीजें दिखती थी। निक्सन ने अपने इस साइड का पूरी शिद्दत से दमन किया, रिप्रेशन किया और उसे नकारा भी। हमेशा डिनायल मोड में रहे कि वो ऐसे नहीं है। वो अक्सर लोगों से कहते थे कि वो कभी नहीं रोए या कभी भी जेलसी नहीं की। उन्होंने हमेशा बोला कि वो ये परवाह नहीं करते कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर से वो क्या सोचते थे वो बिल्कुल अलग था। ज़्यादातर टाइम तक उन्होंने आरएन के रूप में जो अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई थी उसको बखूबी निभाया। लेकिन जब भी कोई मिसमैनेजमेंट हुआ या बैलेंस बिगड़ा तो उनका अजीब बिहेवियर सामने आया और लोगों को लगा कि वास्तव में वो दो निक्सन्स के साथ काम कर रहे हैं। किसिंजर ने बताया कि यह इस तरह से था कि जो बच्चा अपने आप को ऐसे देखता है कि उसे प्यार नहीं मिला, वो डार्क साइड में निकलकर सामने आता था। निक्सन को पता था कि वो जो भी कुछ कह रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और फिर भी कभी भी पीछे नहीं हटते थे। वो जो कह रहा होता था उसे फिल्टर भी नहीं करता था। उसने अपने करीबी दोस्तों को पीठ पीछे बहुत डिसरेस्पेक्ट किया, पागलपन और बदला लेने की इमेजिनेशन में भी लगे रहे। वो इस तरह के आदमी थे जो कुछ ना कुछ छिपाते रहते थे और किसी भी चीज के लीक होने से डरते थे, हर एक पर डाउट करते थे। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड हो जाने दिया, लेकिन उनका मानना था कि वो रिकॉर्ड्स कभी भी पब्लिश नहीं होने चाहिए।
उन्होंने ऐसी भी एडवाइस दी कि पब्लिक होने की अगर पॉसिबिलिटी हो तो उन टेप्स को खत्म कर दिया जाए। खुद की डार्क साइड को रिकॉर्ड कराया भी और उन्हें नष्ट करने के लिए भी कहा। ये कुछ इस तरह से था कि वो सीक्रेटली अपने आप को सजा देना चाहते थे। वो अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट ना किए जाने का रिवेंज ले रहे थे। निक्सन की कहानी आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा आपके और आपकी रियलिटी के नजदीक है। निक्सन की ही तरह सभी ने एक पब्लिक पर्सनैलिटी तैयार की है जो आपकी पावर्स को ही दिखाती है और आपकी वीकनेसेस को छुपाती है। उसी की तरह आपने अपने चाइल्डहुड में नेचुरल रूप से मौजूद उन क्वालिटीज को छुपाया है जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। आपने देखा होगा कि नेचुरली बच्चे किसी के जज किए जाने की इतनी परवाह नहीं करते जब तक कि उनके बड़े या उनके पेरेंट्स उनको नहीं बताते। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और इस तरह से हम अपने बचपने को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। पर क्या वास्तव में हमारा ये बचपना पीछे छूट पाता है? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, हमारी डार्क साइड बनके, जिसे हम समाज से छुपाना चाहते हैं। एक बच्चे को अपने आप को जज करने का कोई सेंस नहीं होता। हो सकता है कि अभी आप बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल हों, लेकिन आपके अंदर एक डार्क साइड है जिसे आप एक्सेप्ट करने या फिर उसको जज करने से कतराते हैं। इसमें आपकी डीप इनसिक्योरिटीज, लोगों को यहाँ तक कि आपके करीबी लोगों को भी चोट पहुंचाने की आपकी सीक्रेट डिजायर्स, रिवेंज लेने की आपकी इमेजिनेशंस, दूसरों के बारे में आपका डाउट, ज्यादा टेंशन और पावर के लिए आपकी भूख शामिल है। ये डार्क साइड आपके ड्रीम्स को सताता है। ये इनएक्सप्लिकेबल डिप्रेशन, एबनॉर्मल एंजाइटी, आपका मूडी बिहेवियर और सडनली आपके दिमाग में डाउटफुल थॉट्स का आना, उस टाइम पे आपका डार्क साइड सामने आता है। जब आप बिना सोचे समझे कोई कमेंट कर देते हैं, उनमें भी सामने आता है, जिसके लिए आप बाद में पछताते हैं। और कभी कभी निक्सन की तरह यह डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर भी ले जाता है। आप इन मेंटल कंडीशंस और बिहेवियर के लिए कंडीशंस को या लोगों को गिल्टी ठहराएंगे, लेकिन इस तरह की चीजें बार बार आती रहेंगी क्योंकि आप उसके सोर्स से अनजान हैं। इस डार्क साइड को दूर रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी अनप्लीजेंट बिहेवियर इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के तरीके के रूप में सामने आता है। ह्यूमन नेचर के एक स्टूडेंट के रूप में आपका काम अपने कैरेक्टर के डार्क साइड को पहचानना और जांचना है। एक बार सबकॉन्शियस इंक्वायरी के कंट्रोल होने पर यह अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर खो देता है। अगर आप अपने आप में इसके साइंस का पता लगाना सीख सकते हैं तो आप इस डीप एनर्जी को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। आप अपनी जरूरत और इनसिक्योरिटी को सिंपैथी में बदल सकते हैं। आप अपने एग्रेसिव मूड्स को मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स में और अपने काम में लगा सकते हैं। आप अपनी एम्बिशंस, पावर के लिए अपनी डिजायर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तब आपसे खुद में गिल्टी फील करने वाले और चोरी छिपे वाले काम नहीं होंगे। आप अपनी सस्पेक्टिव टेंडेंसीज और दूसरों पर अपनी नेगेटिव इमोशंस के इम्पैक्ट पर भी निगरानी रख सकते हैं। इस तरह के अवेयरनेस से बैलेंस आएगा और दूसरों के लिए आप ज़्यादा टॉलरेंस महसूस करेंगे। अब बात करते हैं कीज टू ह्यूमन नेचर की। अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें हम कंटिन्यूसली जानते और देखते हैं, तो हमें इस बात से एग्री होना होगा कि आमतौर पर वे काफ़ी प्लीजेंट और एग्री होते हैं। ज़्यादातर पार्ट के लिए वे हमारी कंपनी में आकर खुश दिखते हैं। हमें लगता है कि वो बड़े ईमानदार हैं, सेटिस्फाइड हैं, सोशली भी वो रेस्पॉन्सिबल हैं, वो टीम के साथ काम करने में भी एबल हैं, खुद की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेवियर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन दोस्तों, इन परिचितों और इन कलीग्स के साथ में टाइम बिताते हैं तो हमें उनके दूसरे तरह के बिहेवियर की भी झलक मिलती है जो नॉर्मली हमें नहीं दिखता। यह कई तरीके से सामने आ सकता है। कई बार हमें पता चलता है कि वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं या कोई खराब कमेंट हमें सुनने के लिए मिलता है। फिर हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या अगर रियल में वो हमारे बारे में ऐसे महसूस करते हैं जिसको छुपाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे? एक पल के लिए वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने हमें पहले लग रहे थे। हम बंद दरवाजों के पीछे फैमिली और कलीग्स के साथ उनके बैड बिहेवियर्स के बारे में सुनते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, जिन्होंने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया हो। रियल लाइफ में भी ऐसे सेलिब्रिटी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कई बार उनसे कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए उन्हें लंबी लंबी माफ़ी मांगनी पड़ती हैं।
यही सब उनका डार्क साइड है, जिसके लिए वो लगातार नकारते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं। यह दमन इतना गहरा और इफेक्टिव है कि लोग आमतौर पर अपनी ही छाया से अनजान रहते हैं। ये सबकॉन्शियसली काम करता है और ये उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है जितना ज्यादा हम इसको दबाते हैं। डार्क साइड की साइन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। निक्सन के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे साइन थे जिसको वो छुपाता था। जब हम उस टाइम को फील करते हैं जब लोगों ने अपनी डार्क साइड को शो किया, तो हम उनके चेहरे पर कुछ उभरता हुआ देख सकते हैं। उनकी आवाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, लगभग ऐसा जैसे कि कोई दूसरा आदमी हमारे सामने हो। उसी परेशान बच्चे की स्पेशलिटी दिखाई देने लगती हैं। हम उनकी उस डिफरेंट शैडो को बदलते हुए देख सकते हैं। यही शैडो जो उनके अंदर बरसों से दबी हुई होती है, लेकिन स्ट्रेस के टाइम में या जब कोई उनको गहरा पेन पहुंचा हो तब वो बाहर निकलती है। स्ट्रेसफुल टाइम में लोगों के बिहेवियर का एनालाइजेशन किया जा सकता है, उनके छिपे हुए एम्स को भी हम समझ सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता। हमें अपना नेचुरल बिहेवियर ही समझ में आता है और इन्हीं नेचुरल बिहेवियर्स में से कुछ काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। जैसे कई बार होता है कि बचपन में हम अपने पेरेंट्स पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे भाई बहनों की कंपैरिजन में वो हमें ज़्यादा प्यार करें या ज़्यादा अटेंशन दें। हम कई बार अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करते अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करें या मना कर दें। बचपन में हर कोई किसी भी तरह से बेस्ट महसूस करना चाहता है। अगर हम जो चाहते थे बचपन में उससे हमें दूर कर दिया जाए तो हम स्वार्थी हो सकते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए हम चालाकी भी कर सकते हैं। कई बार इस तरह की चीज़ें कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाने में भी हमें आनंद आने लगता है, या हम रिवेंज लेने के बारे में इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं। यही इमोशंस का जो चेन है ये हमें डार्क साइड की तरफ लेकर जाता है। जब हम छोटे थे तो हम इनसिक्योर थे और जिंदा रहने के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे। यही डिपेंडेंसी कई सालों तक बनी रहती है। सभी ने कभी ना कभी बचपन में अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने अपनी ज़रूरत के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा है। पेरेंट्स हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी हमने बहुत सोचा है। ज़्यादा शैतानी करने पर पेरेंट्स डांटते थे कि हम शांत बैठें। पेरेंट्स को ये भी लगता है कि दूसरे लोग उनके बच्चों के बिहेवियर के बेस पर उनको जज कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते कि बच्चे अच्छे बने, इसीलिए वो बच्चों को दिखावा करना सिखाते हैं। भले ही बच्चे कई बार अलग तरह से बिहेवियर करना चाहते हों, लेकिन पेरेंट्स उनको अपने हिसाब से बिहेवियर करना सिखाते हैं। ये कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, किसी ना किसी टर्न पर हम अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के दबाव में भी आने लगते हैं। समाज में चारों ओर जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनका इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। कभी हम सीखते हैं कि बहुत एम्बिशंस दिखना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखना चाहिए, ये थोड़ा अनसोशल लग सकता है। हम थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम अपनी सुपीरियरिटी का दावा कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए हम अपने डार्क साइड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एक पॉजिटिव सोशल एनिमल बनने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत चुकाई जाती है। एंड में हम उस स्पीड को खो देते हैं जो बचपन में हमने एक्सपीरियंस की थी, इमोशंस की पूरी चेन, और यहाँ तक कि उस वाइल्ड एनर्जी को भी जिसके साथ क्रिएटिविटी आती है। हम सीक्रेटली इस तरह की एनर्जी को दोबारा पाना चाहते हैं, और इस दोबारा पाने की दौड़ में कई बार कुछ लोग सोशली शराब या नशीली दवाओं के संपर्क में आ जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी सेंसेस थोड़ी सी लूज हो गई हैं और उनका दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो गया है, इसलिए उनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम बहुत सारा पेन और बहुत सारा डिप्रेशन जमा कर लेते हैं तो उसको दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, तो ये डार्क साइड और ज़्यादा डार्क हो जाती है। हमेशा खुद को बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखाना बहुत थका देने वाला भी हो सकता है। अब आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला किस तरह की डार्क साइड रखता है। इसमें कई तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि लोग किस तरह के डार्क कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है कंट्राडिक्टरी बिहेवियर। ये सबसे क्लियर साइन है। इसमें ऐसे काम शामिल हैं जो लोगों द्वारा प्रेजेंट केयरफुली डेवलप्ड फ्रंट्स पर बिलीव करते हैं। एक आदमी जो मोरालिटी का उपदेश देता है वो अचानक ही बहुत ज़्यादा
कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में फंस जाता है, या कोई बाहर से बहुत सख्त दिखने वाला आदमी इनसिक्योरिटी शो करने लगता है, या फिर वो आदमी जो फ्री लव और ओपन बिहेवियर का उपदेश देता है वो अचानक से काफी ऑथोरिटेरियन और दबंग हो जाता है। अजीब और कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर डार्क साइड का डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट साइन आता है इमोशनल आउटबर्स्ट। एक आदमी अचानक अपना हैबिचुअल सेल्फ कंट्रोल खो देता है और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है, या कड़वा बोलता है, या दूसरों को हर्ट करने वाली बात कहता है। इस तरह का बिहेवियर करने के बाद वो इसका गिल्टी स्ट्रेस को दे सकते हैं। वे कह सकते हैं कि उनका इससे कोई मतलब नहीं था, जबकि इन रियलिटी सिचुएशन एकदम ऑपोजिट है। ये उनके अंदर बैठी डार्क साइड ने बात की थी। बहुत स्लो लेवल पर लोग सडनली एबनॉर्मली सेंसिटिव हो सकते हैं। बचपन के उनके कुछ गहरे डर और इनसिक्योरिटीज किसी तरह एक्टिव हो जाती हैं और यह उन्हें किसी भी पॉसिबल माइनर एक्सप्लोजन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट साइन है विमेन डिनायल। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, हमारे सबकॉन्शियस में कोई अनप्लीजेंट या अनकंफर्टेबल बात कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक तरीका विमेन डिनायल या एक्टिव डिनायल है। मतलब बिल्कुल उस चीज से मना कर देना जो हमारे भीतर दबा है। हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर करते हैं। ऐसे लोग अंदर से तो उसकी इमोशन को महसूस करते हैं पर बाहर से उसी बात का विरोध करते हैं। निक्सन बार बार इस तरह के खंडन में लगे रहे, जैसे कि जब उन्होंने दूसरों को सबसे ज्यादा कड़वे शब्द कहे। उन्होंने कहा कि वो कभी रोते नहीं, या कभी जेलसी नहीं रखते, या वीकनेस के आगे कभी झुकते नहीं, या वो इसकी परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल बिहेवियर। लोग किसी लत को छोड़ने या हार्ड वर्क ना करने या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रिलेशन से दूर रहने की बात कर सकते हैं, फिर वे उस बिहेवियर में पड़ जाते हैं जिससे बचने की उन्होंने बात की थी और इसका दोष किसी दूसरी बात पर डाल देते हैं। यहाँ वो अपने डार्क साइड को बचाना चाहते हैं। जो भी लोग नशे में होते हैं अक्सर वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता और तब डार्क साइड को बोलने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर आइडियलाइजेशन। डार्क साइड के लिए सबसे पावरफुल कवर्स में से एक के रूप में ये काम करता है। मान ले कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स में बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे कामों में ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस, खासकर पॉलिटिक्स में, या हम किसी ऐसे लीडर की तारीफ करते हैं जो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हो, हम उसे फॉलो करते हैं, या हम डिसाइड करते हैं कि कुछ नए तरह के फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाने के लिए सबसे नए तरीके हैं। इन सिचुएशंस में हम नॉर्मल एक्साइटमेंट से कहीं आगे निकल जाते हैं। हम पर पावरफुल कन्विक्शन का आरोप भी लग सकता है। हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं। मान लीजिए कि हम पॉलिटिक्स की बात करें और हम एक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो पार्टी चाहे अच्छा करे या बुरा, हम उसे अच्छा ही समझते हैं। और यही ओवर आइडलाइजेशन है। इस तरह से जो भी उस आइडल के लिए कुछ गलत बोलेगा वो गलत है, ऐसा हमारी डार्क साइड सोचती है। हमें लगता है कि हमारा लीडर जो कुछ कर रहा है वही सही है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी हम उस चीज को लेना ज्यादा सही समझते हैं जिसे आमतौर पर बड़े जोखिम के रूप में देखा जाता है। हम रिजल्ट्स की चिंता किए बिना जितना चाहे उतना लालची हो सकते हैं। जो बहुत चालाक लोग होते हैं वो इतने सटीक तरीके से इस डार्क साइड को यूज करते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। वो लोग बहुत अनक्लियर लैंग्वेज और थॉट्स के साथ हम पर हावी हो जाते हैं जिन्हें हम डिकोड नहीं कर सकते, और हमें हमारी इग्नोरेंस के वजह से हीन महसूस कराया जाता है। अब हम बात करेंगे उन 7 कैरेक्टर्स की जिनसे हम लाइफ में कभी न कभी मिले होते हैं। अपनी लाइफ में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास बहुत सारे इफेक्टिव गुण हैं जो उन्हें अलग करते हैं और उनकी पावर्स का सोर्स लगते हैं। इनक्रेडिबल सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनक्रेडिबल गुडनेस और उनका मिलनसार बिहेवियर। पर अगर करीब से देखते हैं तो आप इन लक्षणों में थोड़ी सी एग्जैजरेशन देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो इन गुणों को दिखा रहे हैं। चलिए अब इसी तरह के 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला कैरेक्टर है द टफ गाय। इस तरह के लोग अनसिविलाइज मैस्कुलिनिटी प्रेजेंट करते हैं जिनका एम बस डराना होता है। हमेशा ये अकड़ में रहते हैं जो ऐसा साइन दिखाता है कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह के लोग अपने पास्ट की कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कितनी लड़कियों को इम्प्रेस किया, कितने झगड़े किए, कितने ओपोनेंट्स को हराया। ऐसी कहानियां बताने के टाइम वो बेहद कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन वो सारी कहानियां ऐसी लगती हैं मानो उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो।
उन पर विश्वास करना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे लोगों ने दिखावा करना सीख लिया है और अपने अंदर की सॉफ्टनेस, इमोशनल वीकनेस को छिपाना भी सीख लिया है जो उन्हें डराती है। कभी कभी आप इस इमोशनल पार्ट को भी देखेंगे। कभी कभी वो रो सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं या अचानक से कंपैशन भी दिखा सकते हैं, पर इन भावनाओं को तुरंत दिखाने से शर्मिंदा होकर वो फिर से एक टफ गाय बन जाते हैं और कोई टफ कमेंट करके उसको कवर कर सकते हैं। बेसबॉल खिलाड़ी रेगी जैक्सन के लिए यांकीज मैनेजर बिली मार्टिन ऐसे ही झगड़ालू किस्म के थे। जब मार्टिन के ईगो, उसके बदलते मूड और इमोशनल एक्सप्लोजन्स की बात आती है तो क्लियरली इनसिक्योरिटीज को शो करते हैं। तो जैक्सन मार्टिन की इमोशनल में घबराहट के पीछे की सॉफ्टनेस को पहचान सकते थे। ऐसे लोग अक्सर उन इमोशंस के इम्पैक्ट में डेंजरस डिसीजंस लेते हैं जिन्हें उन्होंने छिपाने और दबाने की कोशिश की थी। ऐसे लोग वुमेन पर हावी होना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ऐसी वाइफ मिलती है जो क्लियरली उन पर हावी होती है और यही उनकी सीक्रेट डिजायर भी होती है। आपको खुद को सामने वाले से फ्राइटेंड नहीं होने देना चाहिए, पर अलर्ट रहना चाहिए कि उनकी लंबी चौड़ी कहानियों या मैनली बिहेवियर पर डाउट करके उनकी डीप इनसिक्योरिटीज को ना भड़काएं। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर आप उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करते हैं तो आप उनके फेस पर एक माइक्रो पाउट का पता लगा सकते हैं, इससे पहले कि वे इसे एक डेंजरस नाराजगी के साथ कवर करें। अगर वे ओपोनेंट्स होते हैं तो उन्हें डीप रिएक्शन से फंसाना आसान होता है, उन्हें उकसाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द सेंट। ये लोग अच्छाई और प्योरिटी के सिंबल लगते हैं। ये बेस्ट और सबसे प्रोग्रेसिव फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं या वे पॉलिटिक्स के करप्शन और एग्रीमेंट से ऊपर है, या उनमें हर विक्टिम के लिए कंपैशन है। ये संत जैसा उनका रूप लोगों की अटेंशन के लिए उनकी डीप हंगर को छिपाने का एक तरीका हो सकता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में पावर तक पहुंचने वाले एक इसी तरह के आदमी थे। उनके रूल में गिलोटिन कभी भी इतना व्यस्त नहीं था। सीक्रेटली वो आदमी हर तरह की बुराई की तरफ अट्रैक्ट होता था जो उनके कैरेक्टर से एकदम अपोजिट थी। पब्लिकली वो संत दिखाई देता था, लेकिन अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के लिए वो एक राक्षस से कम नहीं था। असली और नकली संत के बीच अंतर करने के लिए उनके वर्ड्स और उनके नकली ऑरा को इग्नोर करें। उनके किए गए कामों और उनकी लाइफ के डिटेल्स पर ध्यान दें। ये देखें कि वो पावर और अटेंशन पर कितना आनंद लेते हैं, उनके पास कितना पैसा है। एक बार जब आप इस तरह से पहचान लेते हैं तो आप इनोसेंट फॉलोवर नहीं बन सकते। थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखें अगर वे आपके दुश्मन हैं। अगला कैरेक्टर है द पैसिव एग्रेसिव चार्मर। ये बहुत वंडरफुल हैं। जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो वे अच्छे और मिलनसार होते हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें बहुत जल्दी अपने जीवन में आने देते हैं। ये लोग बहुत स्माइल करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी पॉइंट पर आप उन्हें नौकरी पर रखकर या उन्हें करियर में हेल्प करके एहसान का बदला चुका सकते हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसा पता चल सकता है कि वो आपके बारे में अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ गलत बातें करते हैं और यही चीजें उसके कैरेक्टर के एकदम अपोजिट हैं। ये लोग पावर चाहते हैं। इनका मानना होता है कि इस तरह की टेंडेंसी उनकी लाइफ को और हार्ड बना देगी, इसीलिए वो कवर अप करने के लिए अच्छाई का मास्क लगाते हैं। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन आप उनकी डार्क साइड को पहचान सकते हैं। जब भी ऐसे लोग स्ट्रेस में होते हैं और वो थक जाते हैं तो अक्सर वो अटैक करेंगे, क्योंकि आपने उनसे दोस्ती की थी उनकी अच्छाई को देखकर, जिससे वो आपकी कमजोरियों का पता लगा सके। ऐसे लोग हर चीज के लिए आपको ही गिल्टी ठहराएंगे। सबसे अच्छा बचाव यह है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और फ्रेंड बनते हैं। शुरुआत में बहुत मिलनसार होते हैं। इस तरह की गुडनेस कभी भी नेचुरल नहीं होती। थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखें और कुछ शुरुआती साइन पर ध्यान दें। अगर ऐसे लोग आपसे दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके बारे में भी दूसरों से बातें करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फैनेटिक के बारे में। आप ऐसे लोगों के जोश से इम्प्रेस्ड हो जाओगे, चाहे फिर कोई भी रीज़न हो। ये लोग जोरदार तरीके से बात करते हैं। वे किसी भी एग्रीमेंट की परमिशन नहीं देते। इनमें पावर और स्ट्रॉन्ग बिलीफ झलकता है और इस वजह से उन्हें फॉलोअर्स मिलते हैं। इनमें नाटक करने और अटेंशन खींचने की कला होती है, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट टाइम में जब पॉसिबली वो अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकते थे, ये इनक्रेडिबली
उस प्रॉमिस से चूक जाते हैं। ये गलत समय पर इनकॉन्क्लूसिव या अनिर्णायक हो जाते हैं, या ऐसे रॉन्ग थॉट्स वाले स्टेप उठा लेते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है। यह इस तरह का है कि मानो अचानक से उन्होंने सेल्फ बिलीव खो दिया हो या सीक्रेटली अनसक्सेसफुल हो गए हों। सच तो यह है कि इस तरह के लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत भारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। इन्हें अपने सेल्फ वैल्यू के बारे में डाउट होता है। इन्हें कभी भी इनफ लव या प्रेज फील नहीं हुई। डर और अनसर्टेनिटी से भरे हुए वे इसे अपने आप में और अपने एम में ग्रेट बिलीफ के मास्क से ढकते हैं। ये भी दूसरों पर अपना दोष मढ़ देते हैं। कभी भी ऐसे लोगों के नाटक के बहकावे में ना आए। इनके फॉलोअर्स मत बनो, ये तुम्हें बेवकूफ बना देंगे। अगला कैरेक्टर है द रिजिड रेशनलिस्ट। हम सभी में लॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं। ये टेंडेंसी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होने के साथ ही हम में आ गई थी। हम इससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। हम अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं, उन इवेंट्स के बीच रिलेशन देखने के लिए जिनका कोई रिलेशन नहीं है। हम कोइंसिडेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं। हम अपने इमोशंस को दूसरे लोगों और अपने आसपास की दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। हम सीक्रेटली ज्योतिष चार्ट देखते हैं। हमें इसे कंफर्टेबली एक्सेप्ट करना चाहिए। इन रियलिटी कई बार हम इलॉजिकल चीजों का भी सहारा लेते हैं। कुछ लोग जादू टोना का सहारा भी लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यह उन्हें बेहद अनकंफर्टेबल बना देता है। वे इस आदिम सोच को सॉफ्टली साइंस के ऑपोजिट फील करते हैं। हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसे लोग कट्टर नास्तिक बन जाते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ईश्वर की अवधारणा को सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह एक तरह का बिलीफ है। जब बहस की बात आती है तो ऐसे लोग अपने विचारों को एक्स्ट्रा विजडम इफेक्ट और यहाँ तक कि गुस्से के साथ भी थोपेंगे। कई बार ये धमकाने की कोशिश भी करते हैं। कई बार ये इस तरह के रिलेशंस में होते हैं जो समाज में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। ऐसे लोग कोई रॉन्ग करियर ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। इनके मूड में अजीब बदलाव और इमोशनल एक्सप्लोजन होने के डेंजर बने रहते हैं। जो लोग सच में लॉजिकल होते हैं वो अपनी पावर्स के बारे में ज़्यादा बखान नहीं करते और वो दूसरों को गिराते नहीं हैं। अगला कैरेक्टर है स्नोब। इस तरह के लोग दूसरों से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों पर अपने आप को बेस्ट दिखाते हैं। जब आर्ट या फिल्म क्रिटिसिज्म या बढ़िया वाइन या टेस्टी फूड या रिकॉर्ड की बात आती है तो उनके पास अपने सबसे सोफिस्टिकेटेड ब्यूटी टेस्ट की बातें होती हैं। ये लोग दिखावे पर बहुत जोर देते हैं। ये अपनी हर चीज को दूसरों से ज्यादा अच्छा बताएंगे। कई मैटर्स में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से आते हुए लगते हैं। इनके आसपास की हर चीज इनक्रेडिबल होगी। हो सकता है बाद में आपको पता चले कि इनका बैकग्राउंड इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है या ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। अगला कैरेक्टर है द एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योर। पहले नज़र में इस तरह के लोगों में बहुत पॉजिटिव गुण होते हैं, खासकर काम के लिए। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स बना देते हैं और बारीकियों पर इनक्रेडिबली ध्यान देते हैं। ये ज़्यादातर काम खुद करना चाहते हैं। अगर इनके साथ टैलेंट आता है तो ये इनकी लाइफ में जल्दी ही सक्सेस ले आता है, लेकिन इनके मास्क के नीचे अनसक्सेसफुल चीज़ों के बीज जड़े जमा रहे होते हैं। सबसे पहले तो दूसरों की बात सुनने में ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरों की सलाह नहीं ले सकते। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इन रियलिटी दूसरों पर ये ट्रस्ट नहीं करते और इस तरह की सिचुएशंस में दूसरे लोग इनके जमे जमाए बिजनेस को हड़प लेते हैं। इनकी हेल्थ, इनका फिनेंस बर्बाद हो जाता है। अक्सर सेल्फ डिपेंडेंस का उनका बाहरी दिखावा दूसरों से उनकी देखभाल कराने, अपनी बचपन की डिपेंडेंसी की ओर लौटने की एक छिपी हुई डार्क साइड है। खुद ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते या इस वीकनेस का कोई संकेत नहीं दिखा सकते, लेकिन अनजाने में ही कई बार दूसरों के सामने ये टूट जाते हैं और किसी न किसी रूप में डिपेंड हो जाते हैं और इसी वजह से दूसरों को नहीं रोक पाते। बेहतर होगा कि अपने करियर में बाद में इस तरह के लोगों से ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का ये डार्क साइड का जो लॉ था ये खत्म हुआ। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। अगर आपने स्टोरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगा आपसे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।